हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। तो रिंग के जितने भी केसेस हैं, उसके सेंटर पर, उसकी एक्सिस पर, आर्क, सर्कुलर आर्क के लिए तो वो सारे केसेस आज इस लेक्चर में हम देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट इट्स सेंटर। तो ये एक रिंग है और दिस पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ रिंग। तो हमें रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। आर रेडियस है रिंग की। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा वही डी क्यू एलिमेंट लिया। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो है सपोज डी एल। तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड, ये हो गया आपका ई। ठीक है, अब बच्चों अगर इस एलिमेंट के जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट में दूसरा एलिमेंट लेता हूं तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पर वो अपवर्ड होगा और इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, इक्वल होगा और ये दोनों फील्ड अपोजिट हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब सिमिलरली अगर एक एलिमेंट में यहां लेता हूं, एक एलिमेंट में अगर यहां लेता हूं तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पर वो इधर होगा, और एक एलिमेंट डायमेट्रिकल अपोजिट यहां लेता हूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर होगा। दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली एक एलिमेंट में यहां लूं और एक एलिमेंट में यहां लूं तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एक एलिमेंट यहां लूं, एक एलिमेंट यहां लूं तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो कंक्लूजन ये निकला कि एट एट सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड will be zero. At center of ring electric field will be zero. तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब बच्चों दूसरा केस देखते हैं हम कि बच्चों अब इसमें यही समझना, दूसरा केस क्या समझेंगे कि सपोज करो बच्चों अगर इतना पार्ट रिंग का कट कर दिया जाए। ध्यान से, अगर मैंने इतना पार्ट रिंग का कट कर दिया और कट करके निकाल दिया तो अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था इसका था, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पार्ट का था, क्योंकि अब ये वाला पार्ट है ही नहीं तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा अब यहां पर। ठीक है, तो कहने का मतलब अब ये पार्ट जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो इसको कैंसिल आउट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बाकी आप ये देखो ये देखो, ये कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ लेंगे तो कैंसिल आउट कर देंगे। तो कहने का मतलब अगर हम एक छोटा सा कट निकाल के रिंग में से अलग रख दें तो उस केस में सेंटर पर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वो कितना होगा अब ये निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए करते हैं। केस है रिंग का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग विद अ कट, विद अ कट। ठीक है, तो ये एक डब्लू लेंथ का, डब्लू विथ का एक कट लगा दिया हमने उसी रिंग में। तो अब आप समझ गए होंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कट लगा देंगे तो फिर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस जगह का जो फील्ड था अब वो इधर नहीं होगा फील्ड, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा इधर वो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब वो कितना होगा ये पता करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों सबसे पहले यहां पर हम पता करते हैं कि इस पूरी 2 पाई आर लेंथ पर, पूरी 2 पाई आर लेंथ पर जो चार्ज है टोटल वो है Q। तो यूनिट लेंथ पर चार्ज हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो W लेंथ पर चार्ज कितना होगा बच्चों, Q अपॉन 2 पाई आर और इनटू W। ठीक है, ये चार्ज हो गया साहब आपका, सपोज Q डैश जो चार्ज इतनी लेंथ पर इस पोर्शन के ऊपर है। तो Q डैश इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन
2πr और इनटू W। ठीक है बच्चों। अब यहां इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये E इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q डैश अपॉन R²। ठीक है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। अब Q डैश कितना है हमारा, बस उसकी वैल्यू रखनी है हमें। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 R²। Q डैश की वैल्यू रख देंगे तो Q अपॉन 2πr और इनटू W। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू 1/8π² ε0 R³ और Q इंटू W। ये हो गया साहब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग विद अ कट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, तो बच्चों नेक्स्ट केस है रिंग का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो ये साहब ये रिंग है। ठीक है, ये रिंग बच्चों जैसे वो ब्रासलेट होता है जिसको हम बोलते हैं रिंग। जैसे मैं आपको दिखाता हूं अभी कि ये रिंग है और ये रिंग एक्चुअल में बोर्ड पर ऐसे खड़ी हुई है। ये रिंग बोर्ड पर ऐसे खड़ी है और अगर हम पेज की बात करें तो पेज पर ये जो है इस तरह से खड़ी हुई है। ये आपकी जैसे ये पेज है तो पेज पर ये इस तरह से खड़ी हुई है। ठीक है, समझ गए होगे आप। ठीक है, एक तो होता है इस तरह से और ये इस तरह से खड़ी हुई है पेज पर, और बोर्ड पर बात करें तो इस तरह से है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो ये रिंग है साहब आपकी, और रिंग बोले तो सर्किल, और सर्किल की एक्सिस का मतलब है कि द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्किल। सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास हो रही हो, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सर्किल। तो ये सेंटर है O और सेंटर O से ये कोई पॉइंट है P x डिस्टेंस पर। ठीक है, जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक, और ये रिंग है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया और अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और रिंग की जो रेडियस है वो है साहब आपकी कैपिटल R सपोज। ठीक, तो बॉडी है भाई, रिंग है, बॉडी है, और बॉडी के केस में हमको क्या करना होता है आप सब जानते हैं, हमें बॉडी को छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में डिवाइड करना होता है। तो हमने साहब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लिया जिसकी लेंथ है सपोज dl, और इसके dl लेंथ पर कितना चार्ज है dq। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये जो dq है, dl है, ये एक्चुअल में ये जो रिंग है ये ऐसे है, समझना बात को। तो ये dl ऐसे नहीं है, ये dl ऐसे नहीं है जैसे मार्क कर रखा हुआ है, ये dl ऐसे है क्योंकि हमने dl ऐसे लिया है। यहाँ पर ये dl लिया है हमने ऐसे, तो ये रिंग ऐसे रखी हुई है, तो dl ऐसे है बोर्ड के परपेंडिकुलर, समझ रहे होगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो dl है, इस dl को हमने मिलाया साहब उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, ये साहब आपकी रेडियस है ही कैपिटल R, ये x। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से √r² प्लस x², √r² प्लस x²। और इसका dq पॉजिटिव चार्ज है, ये रेडियस हो गई, तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका ये। ठीक, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड DE। अब बच्चों सपोज ये एंगल है हमारा थीटा। ठीक है, और ये हो गई साहब हमारी x एक्सिस और ये हो गई साहब हमारी
वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा, अपोजिट एंगल। अब बच्चों बार बार मैं बातों को रिपीट करता हूं, ये बातें आपके ऊपर इम्पैक्ट करना चाहिए, आपके माइंड के ऊपर, कि ऐसा बार बार हो रहा है, सर बार बार कह रहे हैं तो वाकई ये बात है क्या। डीई इज ए वेक्टर और एक्स वाई वेक्टर जो है एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि कहीं भी अगर हमें कोई वेक्टर प्लेन में लाई करता हुआ दिख जाए तो सबसे पहले आप उसके कंपोनेंट करिए। तो जब इसके मैं कंपोनेंट करूंगा तो ये हो गया था आपका डीई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो गया साहब डीई साइन थीटा। ठीक है, अब मैंने कंपोनेंट के ऊपर भी आपसे बात बोली है कि अगर इस तरह से कहीं कंपोनेंट हो रहा है तो एक बार सिमेट्री जरूर चेक कर लेते हैं। अब सिमेट्री का मतलब, जैसे हमने यहां पर एक एलिमेंट लिया है, अब इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट में यहां ले लूं डी क्यू डी एल लेंथ का, और सेम प्रोसेस कि मैंने इसको मिलाया पॉइंट को ऐसे। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा क्योंकि सारी चीजें सेम है। भाई ये भी आर है एक, ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी करोगे तो एंगल भी सेम ही होगा। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा डीई। ठीक है, और ये एंगल आपका थीटा। अब ये भी प्लेन में लाई कर रहा है तो इसके कंपोनेंट करेंगे तो ये डीई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा इसका वाई कंपोनेंट डीई साइन थीटा। अब आप समझ गए होंगे बच्चों। तो आपने देखा कि अगर हम रिंग के केस में अगर हम दो डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट एलिमेंट लेते हैं तो उन दोनों एलिमेंट्स के जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो डीई साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, मीन्स अगर मैं एक एलिमेंट यहां दूं एक एलिमेंट यहां दूं तो उनके साथ भी वैसा ही होगा, दोनों के जो साइन कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एक यहां लिया ऐसे कहने का, तो हर एक कंपोनेंट हर एक एलिमेंट का जो डीई कॉस थीटा कंपोनेंट है वो एक दूसरे के क्या होते जाएंगे, पैरेलल होते चले जाएंगे। डीई कॉस थीटा फिर डीई कॉस थीटा फिर डीई कॉस थीटा। तो इस तरह जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो जितने भी डीई कॉस थीटा कंपोनेंट हैं उन सब का सम, उन सब का सम। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगा वो होगा सम का मतलब इंटीग्रेशन, सम ऑफ ऑल डीई कॉस थीटा। ठीक है, अब डीई, तो डीई क्या है साहब, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डीई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो डी क्यू से डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब साहब अब यहां पर ये हो जाएगा आपका, अब कॉस थीटा। देखो एक जैसी बातें हैं, पूरी फिजिक्स एक जैसी होती है। जो बात हमने पहली बार एक एक जगह कही थी वो बात बार बार, वो पैटर्न बार बार हमारे सामने रिपीट होके आ रहा है। जिस बच्चे ने फिजिक्स में इस तरह के पैटर्न कैच कर लिए, समझ लीजिए फिजिक्स उसके लिए आसान होती जा रही है। ठीक है, तो कॉस थीटा मैंने क्या बोला था, कहीं भी कैलकुलेशन में साइन कॉस टेन आ जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस थीटा हो जाएगा साहब आपका cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मतलब x, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब साहब बस यहां पर वैल्यू रख दीजिए आप। तो डीई की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू हम रख देते हैं x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप देख रहे होंगे ये, ठीक है, तो ये सब कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, ये एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू दी पावर 3/2। ठीक है बच्चों। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स और अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, सॉरी आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू दी पावर 3/2 और इंटीग्रेशन डी क्यू। इंटीग्रेशन डी क्यू। बच्चा हो सकता है आपके सामने आप एक बात सोच रहे होंगे कि यार सर ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि जनरली एक्स हमारे माइंड से चिपका हुआ ना कि एक्स इज वेरिएबल, एक्स इज वेरिएबल। तो आप सोच रहे हो सर एक्स को कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं, सर एक्स को मतलब बाहर क्यों ले रहे हैं इंटीग्रेशन के। तो मैंने आपको लास्ट एक दो वीडियोज में ये बात समझाई भी थी इंटीग्रेशन में, कि इंटीग्रेशन में जिस वेरिएबल का डिफरेंशियल आता है, जैसे यहाँ पर डिफरेंशियल है चार्ज का डी क्यू, इट मीन्स वो इंटीग्रेशन चार्ज के रेस्पेक्ट में हो रहा है। जब चार्ज के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो यहाँ वेरिएबल क्यू है और क्यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एक्स आर सब क्या है फिर कांस्टेंट है, इसलिए मैंने ये बाहर ले लिया है। इंटीग्रेशन डी क्यू, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन, और इंटीग्रेशन डी क्यू मतलब सारे डी क्यू 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 को ऐड कर दोगे, तो सारे डी क्यू को ऐड कर दोगे तो रिंग पर जितना टोटल चार्ज है वही तो होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, रिंग पर जो टोटल चार्ज है वही तो आएगा। तो रिंग इंटीग्रेशन डी क्यू क्या डिनोट कर रहा है, टोटल चार्ज ऑन रिंग। तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये हो गया क्यू, एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू दी पावर 3/2। ये रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आ गया बच्चों। ठीक है। अब बच्चों इस फॉर्मूले में देखो मैथमेटिक्स बोलता है ना। अब सपोज करो बच्चों के एग्जाम में ये ड्राइव करने को आ गया, बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में ये आ गया ड्राइव करने को, और हम इसको अच्छी तरह से ड्राइव कर दिए, यही आया। लेकिन फिर भी मन में एक डाउट रहा, रिवीजन नहीं था, याद नहीं रहा फॉर्मूला, और मन में एक डाउट रहा कि यार मेरा ये फॉर्मूला सही है या गलत है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, यही था फॉर्मूला या कुछ और था। तो आप इसको चेक करके आ सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं कि जो मेरा फॉर्मूला सही मैंने ड्राइव किया है वो सही है या गलत है। तो कैसे चेक करेंगे बच्चों, उसे देखते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला आया और अब हमको ये जस्टिफाई करना है कि ये फॉर्मूला मेरा सही है या गलत। तो बच्चों देखिए कैसे करते हैं, इसमें केस भी बन जाएंगे और वो आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, और फॉर्मूला सही है गलत है ये भी कैसे पता चलेगा, ये भी पता चल जाएगा। तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट बच्चों, आपको एक बात बताई थी पॉइंट चार्ज की बात, अगर आपको याद हो कि पॉइंट चार्ज नाम की हकीकत में कोई चीज नहीं होती है, लेकिन हम कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में बॉडीज को ही हम पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करके चलते हैं। तो वो क्या केस होते हैं जहां हम किसी बॉडी को पॉइंट चार्ज मानते हैं। तो वो केस था कि अगर बॉडी से वो पॉइंट जहां हम फील्ड निकाल रहे हैं, अगर उस पॉइंट की डिस्टेंस बोले तो एक्स, बॉडी के साइज मतलब यहां पर रेडियस, बॉडी के साइज से एक्स बहुत 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 ज्यादा हो, तो उस केस में हम बॉडी के साइज को नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम उस बॉडी को एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करके चलते हैं। पक्का। अब इफ एक्स इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है कि जो पॉइंट है वो रिंग से बहुत बहुत दूर है, तो आप समझ रहे होंगे उस केस में रिंग भी कैसे काम करनी चाहिए, एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करनी चाहिए। और उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकलकर आ जाना चाहिए। तो इफ एक्स ग्रेटर देन आर, देन आर स्क्वेयर कैन बी नेग्लेक्टेड, आर स्क्वेयर कैन बी
नेग्लेक्टेड। तो आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड क्योंकि आर बहुत छोटा हो गया, और कोई नंबर बहुत छोटा हो उसका स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाता है, तो आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा साहब, अप्रोक्सीमेशन लगा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, आर स्क्वायर नेग्लेक्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 तो एक्स क्यूब, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा ये फॉर्मूला आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और आप अच्छी तरह से समझते हैं कि ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, तो कहते हैं ना मैथमेटिक्स बड़े कमाल की चीज होती है यार। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाया, थोड़ी सी एक ट्रिक लगाई, और ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। अगर ये फॉर्मूला गलत होता, ध्यान देना, अगर ये मेरा फॉर्मूला गलत होता तो ये फॉर्मूला निकल के नहीं आता। समझ रहे हैं? ठीक है, दूसरी चीज, एक और जस्टिफिकेशन है इसका, केस सेकंड। केस सेकंड, केस सेकंड क्या है साहब कि सपोज अगर इस पॉइंट P को, अगर इस पॉइंट P को मैं सेंटर पर ले आऊं यहां पर, ठीक है, अगर इस पॉइंट P को मैं यहां सेंटर पर ले आऊं तो x बिकम्स 0। ठीक है, तो एट सेंटर, एट सेंटर, ठीक है, एट सेंटर x बिकम्स इक्वल टू 0, और x की वैल्यू अगर मैं यहां 0 रख देता हूं तो E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और मैंने ये बात अभी अभी आपको बताई थी कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही मैं पढ़ा रहा था, है ना, तो एक बच्चा बोला कि सर ये वाला केस तो तब भी हो सकता है कि ये x की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाए, मान लो गलती से x की जगह एक्स स्क्वायर हो गया हमसे, तो ये तो केस तब भी बन सकता है। बात सही है ना, अगर यहाँ x की जगह एक्स स्क्वायर हो गया तो पहली बात तो ये वाला केस नहीं आएगा, मतलब ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज में नहीं बदल पाएगा। और दूसरी गलती ये हो जाएगी कि दोनों तरफ के डायमेंशन फॉर्मूला, दोनों तरफ की यूनिट्स इक्वल नहीं होंगी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से भी वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा फॉर्मूला। तो बच्चों ये था चार्ज रिंग के लिए फॉर्मूला। अब बच्चों इसमें इसमें अब एक और कदम आगे बढ़ते हैं और कुछ नया देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हम कदम की बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट कदम ये है कि अब हमको ये पता करना है, आप ध्यान से देखिएगा कि जब ये सेंटर पर है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, और जैसे ही सेंटर से आगे निकलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे 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 हम इधर चलते जा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, और x की वैल्यू बढ़ते 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 एक पॉइंट पर जाके मैक्सिमम होती है, और उसके बाद फिर से x की वैल्यू क्या होने लगती है, डिक्रीज। तो ये हमें पता चलता है जब हम E वर्सेज x ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो E वर्सेज x जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमको E वर्सेज x ग्राफ मिलता है कुछ इस तरह से, E वर्सेज x ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है हमें, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है हमारा इस तरह से मिला, तो ये क्या ड्रॉ कर रहा है, ये x ये E, तो यहां पर x 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, फिर जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, और यहां पर इस वैल्यू ऑफ x पर, ये जो वैल्यू है x की क्या है, कितनी है ये हमें नहीं पता, ठीक है, इस वैल्यू पर जो E है हमारा वो मैक्सिमम है, ग्राफ हमको ये बता रहा है। और इस x की वैल्यू के बाद फिर से अगर हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे, ये x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, ठीक है। तो बच्चों वो पूछना चाह रहा है कि ये x कितनी हो, सेंटर से कितनी x होगी जहां रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ये क्वेश्चन है उसका, ठीक है। तो बच्चों आपको आज एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, किसी भी कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन मैक्सिमा का और मिनिमा का, ये मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट है, कैलकुलस में हम मैक्सिमा मिनिमा की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो आप अगर देखेंगे लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन तो मतलब बहुत सारे मतलब क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें मैक्सिमा मिनिमा की कॉन्सेप्ट का
बहुत यूज होता है। तो वो जो मैक्सिमा मिनिमा की कॉन्सेप्ट क्या है कि y इज द फंक्शन ऑफ x। मान लो कोई y एक क्वांटिटी है, y एक क्वांटिटी है और वो x पर डिपेंड कर रही है, और हमें ये पता करना है कि x की किस वैल्यू पर y मैक्सिमम होगा। तो हम क्या करते हैं कि dy ओवर dx निकालो उसका, मतलब उस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और इक्वल टू 0 रख देंगे। तो x की वो वैल्यू आ जाएगी जिस वैल्यू पर y मैक्सिमम है। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये y यहां पर e है और e किस पर डिपेंड कर रहा है, इस x पर। ठीक है, तो हम इस e को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो फॉर e टू बी मैक्सिमम de ओवर dx इक्वल टू 0, de ओवर dx इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो देखो ये जो चीज है, ये चीज तो आपकी कांस्टेंट है वही 1/4 की। तो कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन से वैसे भी बाहर रहता है, उसका तो कोई रोल है नहीं, वो तो बाहर ही रहेगा। तो केवल वेरिएबल ले लेते हैं, तो d ओवर dx x अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू दी पावर 3/2 और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं d ओवर डी एक्स और आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू दी पावर -3/2। प्रोडक्ट रूल बना दिया मैंने। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल पहले इसका करेंगे, इसको सेम रखेंगे, ठीक है, प्लस फिर इसका करेंगे और इसको सेम रखेंगे। तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर -3/2, एक्स का डिफरेंशियल 1 एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस एक्स इंटू -3/2, अब इसका करेंगे -3/2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर -5/2। ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएशन मैं समझता हूँ आप 11th में पढ़कर आए हैं। तो और फिर चेन रूल इंटू 2x और इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर -3/2 -3x स्क्वायर -3x स्क्वायर और आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर -5/2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बच्चों आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर -3/2 इक्वल टू 3x स्क्वेयर और आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर -5/2। ठीक है बच्चों, तो 3x स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा आपका आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, आप देख लें, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, तो 5 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। ठीक है, 2x स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर अपॉन 2। सो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आर अपॉन √2। तो सेंटर से r क्या है, रेडियस, r क्या है, रिंग की रेडियस। तो सेंटर से r अपॉन √2 डिस्टेंस पर दोनों तरफ प्लस माइनस है ना, तो इधर प्लस एक्स और सेंटर से इधर माइनस एक्स, इक्वल इक्वल डिस्टेंस होगी, एक प्लस एक्स पर होगी तो दूसरी माइनस एक्स पर होगी। तो सेंटर से इतनी डिस्टेंस पर जब हम यहां से इतनी डिस्टेंस पर पहुंचेंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये वो डिस्टेंस है सेंटर से जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है बच्चों, और कितनी होगी ये पता करना है, तो इस x की वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में अगर हम रख दें तो ये वैल्यू आप पुट इन E। ठीक है, तो वो E मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, और वो मैं आपको डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं, वो वैल्यू आएगी आपकी 2/3√3 1/4πε0 Q अपॉन ठीक है 2 अपॉन तो वो आ जाएगा बच्चों 2/3√3 1/4πε0 Q अपॉन
आर स्क्वायर। मीन्स अगर इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में एक्स की जगह रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ई मैक्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एक्सिस का केस, कहाँ मैक्सिमम होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सेंटर पर जीरो होगा ये, और बहुत दूर अगर पॉइंट हो तो उसके लिए रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। ये सारे केस थे हमारे रिंग के। अब बच्चों इसमें एक लास्ट केस है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, उसे करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा केस है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड सर्कुलर आर्क। तो ये एक आर्क है, ठीक है, और ये इस आर्क का सेंटर है सी, और आर्क अपने सेंटर पर जो एंगल बना रहा है पूरा वो एंगल बना रहा है फाई। क्लियर? और आर्क की रेडियस है कैपिटल आर। तो हमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस आर्क की वजह से। ठीक है बच्चों, और इस आर्क पर जो चार्ज है सपोज वो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमको साफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो अगेन बॉडी ही है आर्क, भाई एक बॉडी का ही तो पार्ट है। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी क्यू, और इस सेंटर पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया साहब आपका ये डीई। ठीक है, और ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। तो इसके जब कंपोनेंट करेंगे, प्लेन में लाई कर रहा है भाई, ये एक्स है ये वाई है, समझ रहे हैं, तो प्लेन में लाई कर रहा है तो इसके कंपोनेंट करेंगे, तो ये कंपोनेंट हो गया साहब डीई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा साहब डीई साइन थीटा। ठीक है, अब बच्चों डीई कितना होगा, भाई ये पॉइंट चार्ज है हमारा डी क्यू, तो डीई हो जाएगा साहब हमारा डीई इक्वल टू 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू कितना है डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर भाई यहां से आता है ये रेडियस ही तो है। अब बच्चों डी क्यू नहीं पता मुझे कि डी क्यू कितना है, तो देखो डी क्यू कैसे निकालूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा। आर्क की टोटल लेंथ है साहब हमारी, आर्क की टोटल लेंथ है हमारी कितनी, कैसे निकालेंगे, आप जानते हो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आर्क की लेंथ हो जाएगी एंगल इंटू रेडियस, तो आर्क का टोटल एंगल है फाई, आर्क का टोटल एंगल है फाई और रेडियस है आर, तो आर्क की लेंथ हो गई आर फाई। ठीक है, अब आर्क की टोटल लेंथ है आर फाई, और आर फाई टोटल लेंथ पर टोटल चार्ज है क्यू। ठीक है, तो यूनिट लेंथ पर चार्ज होगा क्यू अपॉन आर फाई, और ये लेंथ कितनी है साहब, भाई ये भी तो एक आर्क का पार्ट है, तो ये एंगल कितना बना रहा है डी थीटा, डी थीटा, तो आर की लेंथ हो जाएगी एंगल इंटू रेडियस, तो आर रेडियस इंटू एंगल डी थीटा, तो आर डी थीटा लेंथ पर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा क्यू अपॉन आर फाई और इंटू आर डी थीटा, तो आर से आर कैंसिल, तो डी क्यू की वैल्यू आ गई बच्चों क्यू अपॉन फाई और इंटू डी थीटा। ठीक है, तो मैं यहां पर डी क्यू की वैल्यू रख दूं, तो डीई इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई क्यू डी थीटा अपॉन में फाई। ठीक है, और ये आपका आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब साहब ये आ गया डीई, तो मैं डीई को अब अच्छा वन मोर थिंग, कंपोनेंट हुए हैं तो सिमेट्री चेक बनता है। अब मैं इतनी ही डिस्टेंस पर, यहां से इतनी ही डिस्टेंस जो ये आर्क लिया है, एलिमेंट लिया है, अगर वैसा ही एलिमेंट यहां ले लूं तो आप देखेंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फिर इधर ऐसे, समझ रहे होगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा इस डायरेक्शन में ऐसे कुछ, और ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट ऐसे, तो डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, रेडियस के पैरेलल। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, वो हो जाएगा साहब हमारा सम ऑफ ऑल डीई कॉस
थीटा, सम ऑफ ऑल डीई कॉस थीटा। तो डीई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे बच्चों। तो डीई हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी थीटा अपॉन में फाई आर स्क्वेयर, और बच्चों ये हो गया आपका कॉस थीटा। ठीक है। अब साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और अपॉन में फाई आर स्क्वेयर, ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है बच्चों। अब लिमिट्स, तो देखो थीटा इधर इसके साथ मेजर हो रहा है। अगर मैं इस एलिमेंट को बिल्कुल यहां ले लूं तो ये थीटा कितना हो जाएगा 0, और 0 से मैक्सिमम कितना जाएगा 0 से 5/2। भाई ये टोटल है 5, तो ये सिमेट्रिक एक्सिस है, तो इधर 5/2 और इधर 5/2। तो 0 से कितना चेंज होगा ये एंगल, यहां से लेके यहां तक 0 से 5/2, और इधर 0 से -5/2। तो लिमिट हो जाएंगी -5/2 टू +5/2। ठीक है बच्चों। अब साहब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन फाई आर स्क्वेयर साइन थीटा कॉस का इंटीग्रेशन, और लिमिट्स -5/2 और ये +5/2। ठीक है बच्चों। अब ये बच्चों हो जाएगा आपका लिमिट्स रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन फाई आर स्क्वेयर साइन 5/2 माइनस माइनस रखेंगे थीटा की जगह, तो साइन माइनस थीटा माइनस होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन 5/2। तो ये हो जाएगा 2 साइन 5/2। तो बच्चों ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन आर स्क्वेयर फाई, और ये हो जाएगा बच्चों साइन 5/2। साइन 5/2 ये हो गया आर्क के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला। ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q। तो बच्चों ये जनरल फॉर्मूला है, ये आर्क है। अब सपोज कीजिए अगर आर्क की जगह वो आपको एक सेमी सर्किल दे दे इस तरह से, ठीक है, और वो कहे साहब इस सेमी सर्किल के सेंटर पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो हालांकि ये प्रॉपर जो मेथड है ड्राइव, मतलब जैसे हम कहते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन जब हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है तो ड्राइव करने की जरूरत क्या है। तो यहाँ सेंटर पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। तो सेमी सर्किल के केस में जो आर्क है वो कितना एंगल बनाता है, पाई कितना होता है, पाई। ठीक है, तो पाई होता है, तो यहाँ फॉर्मूले में पाई रखेंगे, तो साइन 5/2 बोले तो 90, साइन 90 वैल्यू 1। ठीक है, तो फॉर्मूला आ गया दो जी डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q और अपॉन आर स्क्वेयर, और फाई की जगह मैंने रख दिया पाई। लो जी, ये सर्किल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने रिंग के जितने भी केस हो सकते हैं, रिंग के सेंटर पर, रिंग के एक्सियल पॉइंट पर, रिंग में अगर कोई कट है तब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और अगर आर्क है तो उसके सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आज रिंग से रिलेटेड जितने भी केस थे वो हमने किए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मिलेंगे डिस्क के केस के साथ। तो डिस्क के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो कैलकुलेट करेंगे। और तब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।